चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करें हमारा टॉपिक डिसोल्यूशन। आप देखेंगे अभी तक आपको ये नजर आया होगा कि ये चैप्टर जो डिसोल्यूशन है ये काफी डिफरेंट है एज कंपेयर टू आपका चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ से। बहुत चेंज है सर, बहुत। और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और आपको बता देता हूं, बीकॉम ऑनर्स के अंदर या बीकॉम के अंदर पता चलता है सर चेंज इन रेशियो नहीं है, एडमिशन नहीं है, रिटायरमेंट नहीं है, डेथ नहीं है, लेकिन डिसोल्यूशन है बीकॉम के अंदर। आ रही है मेरी बात सुनने? बहुत जगह आप कोर्सेज में ऐसा देखोगे, पता चलेगा और कोई चैप्टर नहीं है लेकिन डिसोल्यूशन है। इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये बेसिक तो होगा ही होगा, और उसके अलावा इंसॉल्वेंसी वगैरह पता नहीं और क्या क्या कहानी होगी। ठीक है जी, चलिए लेट्स स्टार्ट। अगला कंसेप्ट पढ़ रहे हैं सर हम, प्रॉब्लम आई इन सेटलमेंट ऑफ डेट। कि अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है और डेट डेट का मतलब क्या सर? हमें पेमेंट देनी है। अब पेमेंट देनी है सर, तो इस पेमेंट के अंदर हमें दो तरह के डेट नजर आएंगे, एक प्राइवेट डेट और एक फर्म्स डेट। अब मान लीजिए एक मिनट के लिए मैंने कहा एक फर्म है सर, ठीक है जी। अब उस फर्म का नाम मैं लिख देता हूं, सपोज करो सर गणेशा एंड कंपनी। बस गणेशा एंड कंपनी के अंदर सर तीन पार्टनर्स हैं, एक ए, एक बी और एक सी। ठीक है जी। तो गणेशा एंड कंपनी जो ये फर्म है सर, इसके अपने कुछ डेट्स होंगे सर, इसके क्रेडिटर्स, बिल्स, पेबल, बैंक ऑर्डर, व्हाटएवर जो भी लायबिलिटीज होंगी। सर एबीसी की अपनी पर्सनल कुछ डेट्स होंगे सर। इज दैट क्लियर? भाई अपने भी तो कुछ पर्सनल खरीदारी करते होंगे और उसको कुछ उधार में खरीद रखा है, तो वो उनके पर्सनल डेट हो गए। तो उसके रिगार्डिंग हम ये कहानी पढ़ने जा रहे हैं। बोले से बात सुन आती है कि क्या पढ़ने जा रहे हैं? चलिए, तो मैंने कहा प्राइवेट डेट, इनके पर्सनल जो डेट है। फर्म्स डेट यानी गणेश एंड कंपनी की जो देनदारी है। ठीक हो गया सर? हाँ जी। अब तो यानी कि ध्यान से सुना सर, जो फर्म्स की डेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्राइमरी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्म की। लेकिन अगर फर्म फेल हो जाए तो एबीसी की ज्वाइंटली भी लायबिलिटी है और सेवरली यानी अलग अलग भी लायबिलिटी है। मान लीजिए एक मिनट के लिए गणेशा एंड कंपनी, इसका क्रेडिटर, इसका एक क्रेडिटर नाम रोहन। अब पता चला फर्म उसकी रोहन की पेमेंट नहीं कर पा रही, तो रोहन ना केवल फर्म पे केस फाइल कर सकता है, एबीसी पे ज्वाइंटली केस फाइल कर सकता है, वो केवल एक अकेले पार्टनर लेट्स ए पे केस फाइल कर सकता है। तो वहां पार्टनर ए ये नहीं कह सकता कोर्ट में जी मेरे संग तो बी और सी भी है, उनको भी तो खींचो। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि भैया बी और सी पे भी केस फाइल कर। बताइए बात सुन आती है? क्योंकि एक पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो यानी कि सबसे पहले फर्म्स के डेट के लिए पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की है। लेकिन अगर फर्म डिफॉल्टी हो जाती है तो उसके बाद इंडिविजुअल पार्टनर्स की भी लायबिलिटी है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब अगला क्या जी? अब आता है सर फर्म्स के डेट। तो जो फर्म की डेट है सर, मान लीजिए अब ये है, अब सर उसे मार्केट में गया सर, मिल्क, फूड, वेजिटेबल्स और क्या कुछ खरीदता है, राशन खरीदता है सर, उधार पे खरीद रखा है, तो वो क्या हो गया? प्राइवेट डेट। तो एक के प्राइवेट डेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है, अब बी और सी की तो हो नहीं सकती वो। तो क्या फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है एक के डेट के लिए? वो हाँ कर रहा है, हो सकती है। कैसे लेंगे? बिल्कुल सही जवाब दिया। अब बाकी स्टूडेंट्स मना कर रहे थे। अगर ये इंसॉल्वेंट हो गया तो भैया फर्म के अंदर उसका जो हिस्सा है उतनी लायबिलिटी तो फर्म की होगी ना फिर। अगर आप कहते हो ऐसा नहीं है तो लो, मैं तो यहां बैठे बैठे षड्यंत्र कर देता हूं। क्योंकि अगर ऐसी परमिशन दे दी जाए कि उसके लिए फर्म जिम्मेदार नहीं होगी तो म्युनिसिपल से बहुत सारे जंबल वगैरह पता नहीं क्या क्या कहानियां हो सकती हैं। पता चला जी एबीसी पर्सन सर उसने बहुत कुछ उधार ले लिया, सारा फर्म उधार लेके सारा कर्जा लेके फर्म में लगा दिया ले। अब प्राइवेट वाले कह रहे हैं भाई पैसे वो कह रहे मेरे पास तो है नहीं, और अगर आपको जी फर्म देनदार नहीं है तो वो तो उसने बना दिया सही फ्रॉड। बताइए सर, सुनने आया नहीं आया? ऐसा थोड़ी ना होगा। तो यानी कि फर्म इनके पर्सनल डेट के लिए जिम्मेदार है, लेकिन केवल इनके फर्म में जो हिस्सा है। बोले सर आया सुनने? इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए तो आगे चलते हैं सर। अब यहाँ पे अब हम यहाँ पढ़ने जाएंगे इन दोनों के बीच में
डिस्टिंग्विश क्या है? तो देखिए सर, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर वो भी ऑब्वियसली प्राइवेट डेट के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल पार्टनर्स की है, उनकी। तो मैंने कहा सर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट डेट की जो होगी वो पार्टनर की होगी। फर्म डेट की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फर्म की होगी। सर कौन इनकर कर रहा है? प्राइवेट डेट पर्सनली पार्टनर इनकर कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? फर्म, यानी जो फर्म कर रही है इनकर टुवर्ड्स जो है आउटसाइडर्स। एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी प्राइवेट डेट के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है, डाउट ही नहीं है सर। फर्स्ट, फर्म्स डेट प्राइवेट प्रॉपर्टी तभी रिस्पॉन्सिबल है जब फर्म्स के डेट शॉर्ट पड़ जाए, फर्म्स की एसेट शॉर्ट पड़ जाएंगी, वरना नहीं। एक्सेस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ओवर पर्सनल ड्यूज कैन बी अपेयर फॉर फर्म्स डेट। लेकिन अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ए बी सी, तीन पार्टनर्स हैं। अब मान लीजिए फर्म के एसेट शॉर्ट पड़ रही है, फिर आ जाएगी बारी इनके प्राइवेट एसेट्स की। ए की प्राइवेट एसेट्स मान लीजिए 5 लाख रुपए हैं, ठीक हो गया, बिक गई मान लीजिए 5 लाख में। इसके अपने प्राइवेट ड्यूज जो है वो 2 लाख है, तो ऑफकोर्स वो माइनस करके 3 लाख रुपए ही वो फर्म को देगा। यानी जो पार्टनर है उस पार्टनर्स की अपने कोई पर्सनल ड्यूज हैं, तो पहले वो पर्सनल ड्यूज को पे करेंगे अपने एसेट से, उसके बाद जो सरप्लस होगा वो फर्म को देंगे, और वो फर्म से पेमेंट और लोगों को आउटसाइडर्स को करी जाएगी। ठीक है जी, तो यही बात मैंने यहां लिखी हुई है। ठीक है जी। एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, और फर्म की प्रॉपर्टी प्राइवेट डेट के लिए, तो जितना उसका हिस्सा है अभी मैंने समझाया। टू मीट आउट द प्राइवेट डेट द शेयर कंसेप्ट पार्टनर इन एक्सेस ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी ओवर फर्म्स डेट कैन बी यूज। सिंपल। सारी बात सुनिए कि भाई फर्म के जो ड्यूज हैं कि फर्म अपने ड्यूज को पे कर सकती है, उसके पास जो सरप्लस है उस सरप्लस में से उस पार्टनर का हिस्से से उसके प्राइवेट डेट को पे करा जा सकता है। लेकिन पता चला जी फर्म्स के भी ड्यूज इतने हैं कि फर्म की प्रॉपर्टी सिर्फ उसको ही पे कर सकती है, तो प्राइवेट डेट्स को पेमेंट नहीं मिलेगी, चाहे उसका हिस्सा क्यों है पार्टनर का, क्योंकि प्राइवेट जो फर्म की प्रॉपर्टी है पहले फर्म्स के ड्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक हो गया। फर्म्स प्रॉपर्टी सर फर्म के लिए नो डाउट सर, सबसे पहले तो इसी के लिए अप्लीकेबल हो गया सर। क्लियर? आपकी बात सुनने बहुत बढ़िया। आइए जी अब आगे अगला आता है सर, जैसे हम उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनते थे रिकॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहां पर अब हमें देखने को मिलेगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो रियलाइजेशन अकाउंट है इसके थ्रू सारी एसेट्स सोल्ड आउट करी जाएंगी, डिस्पोज ऑफ करी जाएंगी, इसके थ्रू जो लायबिलिटीज हैं वो पेड ऑफ करी जाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट के। तो मींस रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीटली क्या हुआ? एक नॉमिनल अकाउंट, और जो भी प्रॉफिट होगा क्रेडिट साइड में, इनकम गेन रेवेन्यू प्रॉफिट जो कंसेप्ट चलता है, और जितने एक्सपेंसिव लॉसेस है डेबिट में, वही कंसेप्ट यहां चल रहा होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है। लेकिन यह ध्यान रख के चलना है कि रियलाइजेशन अकाउंट में थ्रू जो हम एसेट्स को बेचेंगे, लायबिलिटीज को पेड ऑफ करेंगे, तो वो बिलोंग करती है आउटसाइडर्स को। तो प्रैक्टिकल कराऊंगा और ज्यादा क्लियर होगा। चलिए अब आता है सर डिफरेंस क्या है बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट। मुझे ऐसा लगता है, आपकी चॉइस है, तो मैं अभी करा देता हूं इसको, नहीं तो जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इसको पढ़ोगे तो बल्कि मेरी जरूरत भी नहीं महसूस होगी। जैसे आपका मन करे, याद रखना आपका काम है, जो आप बोलो याद रहेगा। चल, ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एसेट्स एंड प्रोविजन अगेंस्ट देम। अब बिजनेस के पास जितनी एसेट्स हैं, बिजनेस के पास जितनी एसेट्स हैं, अब वो अगर हम रियलाइज करेंगे बेचेंगे, तो वो बेचेंगे थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट पे। अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाइए। क्या पिक्चर बनाइए? कि रियलाइजेशन अकाउंट जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन को दे दिया, और वो जो एसेट्स को बेचेगा, पैसे आएंगे, जो लायबिलिटीज को पेड ऑफ करेगा, ठीक है जी, वो सारा रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होगा। ठीक हो गया जी। तो यानी कि जो एसेट्स हैं, पहले हम किसको समर्पण करेंगे एसेट्स का? रियलाइजेशन अकाउंट को। जैसे परमात्मा के लिए आरती गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो यहां पे हम वही आरती गा रहे हैं कि जो एसेट्स है हम रिलेशन अकाउंट को अर्पण कर रहे हैं कि ले भाई तेरे को दे दिए, अब बेच, और बेच के बता हमें क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है, बताइए बात समझ आ रही है? तो जब आप एसेट्स को
रिलेशन अकाउंट को समर्पण कर रहे हो, तो क्या फिर वो फर्म के पास बचेगी वो? ऑफ कोर्स नॉट, बुक के उसके हिसाब से तो नहीं बचेगी ना सर। तो अब यहाँ पे हम एसेट्स को किसमें ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करेंगे। हाँ जी सर। तो अब मैंने कहा जैसे कि जैसे हम कहते हैं परमात्मा तेरा तुझको अर्पण, ऐसे हम रियलाइजेशन अकाउंट को कह रहे हैं कि भाई सारी एसेट्स तेरे को अर्पण कर दी हमने, तो भाई हमारा भला कर इसको अच्छा जितने रेट पे फालतू से फालतू बेच सकता है बेच। ये बात क्लियर हो गई सर? फुल किस हमारे एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट क्रेडिट? बहुत बढ़िया। मिलकर पढ़ उसमें आ गया तो ये नहीं पता क्या बैलेंस होता है। क्रेडिट कितने क्या होता है? डेबिट क्या होता बैलेंस होता है? डेबिट होता है, डेबिट होता है। अब बता क्या करूं शिवाय? चलो बस बस बस। तो एसेट्स का हमारा बैलेंस क्या है? डेबिट। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स हमारे एसेट्स का बैलेंस डेबिट है। तो जब आप किसी को रिलेशन अकाउंट को अर्पण कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, वो खत्म हो जाएगी। तो यानी अब आप उसे क्या करोगे? क्रेडिट। ठीक है जी। तो आपने जो भी एसेट्स को ट्रांसफर किया, तो आप एसेट्स को क्रेडिट कर रहे हो, डेबिट किसको करोगे? रिलेशन अकाउंट। तो भैया रिलेशन अकाउंट हमने तेरे को दे दी, सारी बात सुनिए। तो एंट्री हुई हमारी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो आप ध्यान करिए, 11 से पढ़ते आ रहे हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जनरल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। तो सर हमारा बिजनेस का जो अकाउंट्स है वो सारी एसेट्स को इकट्ठा नहीं जानता, वो तो अलग अलग जानता है। लैंड बिल्डिंग के नाम से, फर्नीचर के नाम से, फिक्सचर के नाम से, पेटेंट के नाम से, गुडविल के नाम से अलग अलग जानता है। तो आप जो रिलेशन अकाउंट को ट्रांसफर करोगे वो अलग अलग ही करोगे ना, कि ले भाई लैंड बिल्डिंग बेच दियो, भाई ये फर्नीचर बेच दियो, ये फिक्सचर बेच दियो, ये बेच दियो, ये बेच दियो। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी हमारी एसेट्स हैं वो हम इंडिविजुअली रिलेशन अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। लॉजिक आया सुनिए? क्योंकि कलेक्टिवली हमारे बिजनेस को नहीं पता ये बात। ठीक हो गया जी? तो आप देखिए सर मैं लिख रखा है टू ऐसे इंडिविजुअल, यानी एंट्री हो गई रिलेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड बिल्डिंग, टू प्लांट मशीनरी, टू फर्नीचर फिक्सचर, टू गुडविल, टू पेटेंट। जो भी एसेट्स बेचनी है वो सारी यहां आ जाएंगे, हम कहेंगे ले भैया बेच लो। बोले सर बात सुन आती है? मैंने क्या कहा? हमेशा मैंने लाइफ में कहा प्रैक्टिकल सोचिए। अगर आप प्रैक्टिकल सोचेंगे तो आपके सामने जवाब खड़ा होगा, वरना नहीं। ठीक है जी। कोशिश करना है हमें अपनी हंसी पे कंट्रोल करने की कोशिश करना। ठीक है जी। सोच लगाइए सर, आ रही है बात? सुनने नहीं आ रही है? क्योंकि आप ही स्टूडेंट मुझसे ये कह रहे थे स्कूल में हो गया और समझ में कुछ नहीं आया। और मैं कह रहा हूँ 100% समझ में आएगा, 99 में नहीं 100% आएगा, अगर ध्यान से सुनोगे, समझोगे और बैठोगे और देखोगे। समझ आई मेरी बात? क्लियर हो गया? सर ये जो रिलेशन अकाउंट है, अब यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर क्रिएट करें अपने दिमाग में। एक फर्म, एक पार्टनर और एक आउटसाइडर। तो यहाँ पे जो आप ट्रांसफर करोगे, जो ऐसे बेचने के लिए ट्रांसफर करोगे, लेकिन ऐसी कोई भी चीज आप रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे जो पार्टनर से रिलेटेड है। उसकी भी एक्सेप्शन है, लेकिन वो आऊंगा। अभी आप ये मान के चलिए पार्टनर से रिलेटेड ट्रांसफर नहीं होंगी। तो अब जरा दिमाग लगाएं। तो जो भी मैंने लॉजिक दिया उसके बेसिस पे हमारी कौन से ऐसे ट्रांसफर होंगे सर? कैश और बैंक, आपने बोला भी। अब आता है सर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर यानी फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स 11th क्लास जिंदाबाद, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। नाम मात्र की एसेट्स, जो केवल और केवल नाम के लिए एसेट्स हैं, तो एक्चुअली में वो एसेट्स नहीं है, सर वो बिक ही नहीं सकती। डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कैसे बिक जाएगा सर? एसेट्स नहीं है ना, रियल एसेट्स नहीं है। तो मेरी सरकार जितनी भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं वो नहीं बिक सकती। जब नहीं बिक सकती तो टाइम पास क्यों करोगे? आप अपनी बात को समझ रहे हो? एसेट साइड में सर P&L का डेबिट बैलेंस लॉस,
लॉस बेचोगे क्या किसी को? भाई अगर एसेट साइड में 3 लाख का डेबिट बैलेंस लिख रखा है तो लॉस है ना, वो कर चुके आप इतना सारा, तो सर लॉस बिक सकता है तो बता दो, पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ट्रांसफर नहीं होगा। पार्टनर्स का करंट अकाउंट इंटरनल हो गया सर, फर्म और पार्टनर के बीच की कहानी, तो फर्म और पार्टनर के बीच की कहानी होगी, ट्रांसफर नहीं होगा। पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है या फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, इंटरनल हो गया। तो अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो एसेट है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी ट्रांसफर नहीं होगा, लोन टू पार्टनर। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरी सरकार कि आपको ये लर्न करने हैं, लॉजिक है, हमें केवल उस लॉजिक को समझना है सिर्फ, ऐसा नहीं है। आपकी जो भी प्रोविजन है टू रिलेशन, बोले सर सुन आती है मेरी बात? अब सर कॉमन सेंस है, प्रोविजन रियलाइज तो होगा नहीं, आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपने ट्रांसफर कर दिया तो आप ये सुनोगे प्रोविजन फॉर बैड डेट रियलाइज हो गया, ये रियलाइज नहीं होगा, सिर्फ ट्रांसफर होगा और कुछ नहीं होना इसका। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं सर। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन अब हमारे सामने, अब उसने हम यहाँ पे हम जो प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको वो किस बात की करा रहे हैं? पास द जनरल एंट्री रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, इसका मतलब होता है परमात्मा ने जो हमें आंखें दी है उससे पढ़ना है हमें क्या करना है, ये नहीं क्या हो सकता है। अरे भैया हो तो बहुत कुछ सकता है, आपको जो करना है आप उस पर ध्यान दीजिए। समझ आ रही मेरी बात? तो माय फ्रेंड्स यहाँ पे करना है हमें पास द जनरल एंट्री रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, तो यानी कि अब हमारा जो ध्यान है कंसंट्रेशन है सर वो इस पर है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जो आपने पढ़ा, तो मैं बता रहा हूं सर वो थ्योरी नहीं थी, अगर कोई से थ्योरी समझता है तो वो उसकी बेवकूफी है, इट्स कंप्लीट 100% प्रैक्टिकल। तो अब आपको ये देखना है कि इसमें से हमें कौन सी एसेट ट्रांसफर करनी है और कौन सी एसेट ट्रांसफर नहीं करनी। तो जो एसेट आपको ट्रांसफर करनी है उसे क्या करोगे? क्रेडिट, और डेबिट क्या करोगे? रिलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, तो हमने कहा रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट। हाँ जी बताइए सर। लैंड एंड बिल्डिंग से ट्रांसफर होगा? बिल्कुल होगा सर। फर्नीचर फिटिंग? बिल्कुल होगा। ट्रक, स्टॉक, गुडविल, यहाँ अब कलेश हो गया सर, कोई कह रहा यस सर, कोई कह रहा नो सर, बात करते हैं सर, बात करते हैं, अब शोर मत करना सर, ठीक है जी। अब आ रहा है गुडविल बिकेगी या नहीं बिकेगी, ठीक है, मान लो। अब सपोज करो सर, मैंने कहा कि मैंने कहा चलो जी बहुत पढ़ा लिया, जो कुछ बहुत कर लिया, ठीक है जी, पर मैंने कहा जी अब मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा, और पता चला जी कि मैंने कहा चलो जी मैं स्काईलाइन जो है इसका नाम को बेचने के लिए तैयार हूं, स्काईलाइन के नाम। आपको क्या लगता है, उम्मीद क्या है, कोई ग्राहक मिल जाएगा या कोई नहीं नहीं स्काईलाइन का नाम कौन खरीदेगा, क्या लगता है आपको? मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो फिर आप क्यों कह रहे हो गुडविल नहीं बिकेंगे? गुडविल इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गुडविल का मतलब रेपुटेशन तो है ऑर्गेनाइजेशन की, और रेपुटेशन क्या है? उसका नाम। नहीं आया मैडम समझ में? आई कहानी सुनने? यानी गुडविल बिक सकती है ना? तो यानी मेरे फ्रेंड जो आप चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में आप देख रहे थे पार्टनर्स में राइट ऑफ होती थी, अब यहाँ ढप्पा हो गया, अब ये राइट ऑफ नहीं होगी, अब ये राइट ऑफ नहीं होगी, अब ये कहां ट्रांसफर होगी? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी। लॉजिक दिया है दैट कुड बी सोल्ड आउट, बिक सकती है। तो इसका मतलब अगर गुडविल रेपुटेशन बिक सकती है तो यानी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी, हम उसको अर्पण करेंगे कि ले भाई कोशिश करके हमारा नाम जो है वो बेच दे सर। हाँ जी सर, आगे सर डेटर अलग ट्रांसफर होगा, प्रोविजन अलग, तो यही बताया था मैंने।
कि डेटर जो ट्रांसफर होगा वो तो रिलेशन टू डेटर की लाइन में जाएगा, लेकिन जो प्रोविजन ट्रांसफर होगा वो प्रोविजन टू रिलेशन की लाइन में जाएगा। क्लियर? चलिए, रमेश लो, रमेश कौन है सर? पार्टनर है, पार्टनर का लोन ट्रांसफर होगा? नहीं होगा सर, इंटरनल है। कैश नहीं होगा सर, वो थोड़ा बिकेगा, तो पहले बिका हुआ है। बैंक, आप बोलिए सर, बात आती है समझे? हाँ जी सर, प्लीज समझ आ गई मेरी बात? तो मैंने हमेशा आपको एक बात सिखाई है, 11th में मैंने पूरे 11th में आपको ये बात बोली, 12th में ये बात बोल रहा हूँ, आगे कभी कहीं पढ़ा है तब भी मैं यही बोलूंगा, भैया कंसेप्ट के पीछे जाइए, कंसेप्ट के पीछे जाओगे तो सारी चीजें ध्यान देंगे सर। ठीक हो गया सर? तो ये ध्यान करिए सर, यहाँ पर ये चीजें जो मैंने बोली ये ट्रांसफर होगी सर। गुडविल का अमाउंट रह गया लिखना, आपको मैंने बोल दिया गुडविल का अमाउंट लिख लेना, और ये प्रोविजन का ट्रांसफर की एंट्री हो गई सर। चलिए, अब 1 मिनट के लिए जैसे परमात्मा को बोलते क्या है, तेरा तुझको अर्पण, बस बोल देते हैं। लेकिन देखो ईमानदारी वाली बात है, 100 में से मैं गारंटी दे रहा हूं, 100 तो चलो कम बोल रहा हूं, ज्यादा बोलता हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं 1 लाख में से, जो कह रहे थे ना 1 लाख तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उसमें से 1 लाख में से 99,999 लोग क्या कहते होंगे, तेरा तुझको अर्पण तो कर दिया, जो मैंने तेरे को अर्पण करा उससे ज्यादा मेरे को दे दे। आ रही है मेरी बात समझे? कि भैया हम तेरे को कुछ अर्पण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्वार्थ ऐसा होता है कि हमने तेरे को ये दिया, तू तो पता नहीं अब हमें क्या देगा वापिस में, लाइक बिजनेस, ये परफेक्ट बिजनेस मैन है। अब सुने मेरी बात को, अब रिलेशन अकाउंट को हमने एसेस दे दी, और जैसे परमात्मा से हम ये कह रहे होते हैं भैया तेरा तुझको अर्पण, मैंने प्रसाद लगा दिया, भोग लगा दिया, आरती कर दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया, अब पता नहीं हमें क्या मिलेगा। तो ऐसे ही वो हम इंतजार कर रहे हैं कि रिलेशन अकाउंट को हमने एसेस सौंपी है, वो एसेस को डिस्पोज ऑफ करके हमें कुछ देगा। बात सुन आती है? क्लियर है? अब जो एसेट्स यहाँ पे जो डिस्पोज ऑफ होंगी, तो अब जो है एसेट्स को डिस्चार्ज या डिस्पोज ऑफ जो करेगा रिलेशन अकाउंट, वो कैसे कैसे हो सकता है? पहला तरीका सर, बेच दिया थ्रू कैश थ्रू बैंक। दूसरा तरीका सर, कि पता चला कोई पार्टनर लेके चला गया, जैसे ये एसेट जो तो मेरे काम के मैं ले जाता हूं, अच्छा भाई ले जा कोई बात। तीसरा, कि आपको किसी क्रेडिटर को पेमेंट देनी थी, आपने कोई बैंक लोन डिस्चार्ज करना था, आपको कोई बिल पेबल डिस्चार्ज करना था, और डिस्चार्ज करते वक्त आपने उसको कोई एसेट दे दी कि ले भाई तू ले जा। पॉसिबल है ना? कि मान लो क्रेडिटर को पेमेंट देनी थी आपने, आपके पास टाइप राइटर कर रखा था, क्रेडिटर को टाइप राइटर चाहिए था, आपने दे दिया, ले भैया ले जा, चला इतना बैलेंस कम हो गया, खत्म हो गया। पॉसिबल है? तीन बातें निकली सर, ये तो सोल्ड आउट होगा जब पार्टनर लेके जाएगा, या कोई लायबिलिटी जो है उसको डिस्चार्ज करने में काम आएगा। चौथा कुछ नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। तो सर ये तीन बातें जो है यहां पर ये मैंने बताई कि जो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है जी? अब आइए सर, अब पहला होता है कैश बैंक के थ्रू राइज हुआ, सुना मेरी बात को, अब मत देखना बोर्ड पे, कैश बैंक के थ्रू राइज हुआ, तो कैश बैंक हमारी एसेट से डेबिट करोगे। तो अब हमने जब बेच दिया एसेट्स को, तो हमने क्या कहा जी, जो भी हमारा कैश बैंक आ रहा है, तो हमने कहा कैश अकाउंट, या बैंक चेक के या बैंक के थ्रू पैसा आया था बैंक अकाउंट। ठीक है जी? अब हमने मान लीजिए लैंड बिल्डिंग वट जो भी बेची, तो हमने क्या कहा, टू लैंड एंड बिल्डिंग। अब पता चला जी ये हमने 11 लाख की बेच दी सर लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये एंट्री हो जाएगी सर हमारी। समझाती बात? किसी को डाउट को कंफ्यूजन तो बात समझना, कोई डाउट हो कंफ्यूजन हो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। सारी बात समझे? तो पूरी क्लास को मैंने बेवकूफ बनाया और पूरी क्लास बेवकूफ बन गई। लैंड एंड बिल्डिंग तो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हो, तो क्या लैंडर यहाँ पे आप जो लैंडर बिल्डिंग उसको 2 बार क्रेडिट करोगे? फिर आई समझ में कहानी या नहीं आई? तो ये बात हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि भाई अब जो भी कुछ होगा अब वो रिलेशन अकाउंट के थ्रू होगा। बताइए बात सुन आ रही है? तो यानी कोई ऐसे बिक रही है तो आप कहोगे कैश टू रिलेशन या बैंक टू रिलेशन। बोलिए सर, क्लियर होती है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो ये हुआ जब हमने किसी एसेट को बेच दिया, तो हमने एंट्री कर दी कैश या बैंक टू रिलेशन, एसेट को सोल्ड आउट किया। अगला केस सर, अगर कोई पार्टनर लेके जाता है, अगर कोई पार्टनर लेके जाता है, तो पार्टनर लेके जाने से टाइप ऑफ ड्राइंग, तो आप क्या करोगे, जो भी रिस्पेक्टिव पार्टनर है उस रिस्पेक्टिव पार्टनर को आप डेबिट करोगे,
तो रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट, अब कैश और करंट का सारा आपको पता है सर, ठीक है जी। टू अगेन रियलाइजेशन, बात समझ आ रही है? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर। मान लीजिए कोई फर्नीचर था बिजनेस के अंदर जो पार्टनर लेके जाने के लिए तैयार हो, फर्नीचर था सर 40,000 का, तो आपने वो फर्नीचर 40,000 का ट्रांसफर कर दिया रिलेशन अकाउंट में, या उसी से कोई एग्जांपल ले लेते हैं, या अभी जो हमने कर रहे थे उससे कोई केस ले लेते हैं। ये लीजिए, अभी मान लीजिए ये कहानी करी मैंने, और आपने यहाँ पे ये जो कहानी करी, और इसमें पता चला जी कि आपने यहाँ पे फर्नीचर फिटिंग्स, ये फर्नीचर और फिटिंग्स, सॉरी नीचे वाला है ना, अब मैंने कहा ये फर्नीचर फिटिंग ये पार्टनर ले गया, ये लैंड और बिल्डिंग ये पता चला जी आपने बेच दी, पॉसिबल है सर? अब ये लैंड और बिल्डिंग आपने बेच दी, सपोज करो 40,000 की है, तो 90,000 की आपने बेच दी, तो क्या हुआ? कैश या बैंक टू रियलाइजेशन, 90,000 90,000 नरेशन में आ जाएगा कि लैंड बिल्डिंग बेच दी हमने, ठीक हो गया जी। ये फर्नीचर फिटिंग पार्टनर ले गया सर, ठीक हो गया सर, और ये पार्टनर ले गया सपोज करो ए, तो आपने कहा सर एज कैपिटल टू रियलाइजेशन, नरेशन में आ जाएगा भैया फर्नीचर फिटिंग लेकर गया, ठीक हो गया जी। इज दैट क्लियर? अब सर ये 28,000 है, आपकी आवाज नहीं आ रही। और ये 10,000 का स्टॉक हम क्रेडिटर से परचेज करते होंगे, और पता चला क्रेडिटर ये 10,000 का स्टॉक वापस लेने को तैयार हो गया। सारी बात सुनिए भाई, क्रेडिटर्स को भी पेमेंट देनी थी, मान लीजिए हमारे को, मान लो क्रेडिटर्स को जो पेमेंट देनी थी, मैं 90,000 की पेमेंट देनी थी या जो भी करना था, और 10,000 का स्टॉक वो लेके जाने के लिए तैयार हो गया। इज दैट क्लियर? तो मैं कह रहा हूं आपसे नो एंट्री, कि इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसके लिए भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है बिगर लॉजिक के मैं कोई बात नहीं करता, कि अगर कोई क्रेडिटर किसी एसेट्स को लेकर जाने के लिए तैयार हो रहा है, तो मैंने कहा उसकी एंट्री नहीं होगी, वेट एंड वॉच कि क्यों नहीं होगी, ठीक होती है बात सुनने? यानी कुल मिलाकर 3 कहानी मैंने आपको बता दी जो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी सर, तो ये एंट्री बता दी मैंने, जब बेच दिया कैश बैंक टू रियलाइजेशन, कोई पार्टनर लेके चला गया तो पर्टिकुलर पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन, और मैंने कहा अगर कोई क्रेडिटर लेके जा रहा है तो नो एंट्री, इसके लिए भी आप वेट कर रहे हैं कि इसकी एंट्री क्यों नहीं होती। इज दैट क्लियर? एबीसी पार्टनर्स है सर 3:2:3 के लिए, ready to dissolve the firm at the time of dissolution assets were realized as below, उसने कहा एसेट इस प्रकार से रियलाइज हो रही है सर, ठीक है जी। प्लांट सोल्ड किया सर 30,000 का, बिल्डिंग लाइज हुई 80,000 की, स्टॉक ए लेके चला गया 10,000 का, बिट टुक ओवर डेटर 40,000 की, रोहन रेडी टू पेड आउट मोहित 15,000, बोली सर क्लियर है बात? सारी गेम ध्यान की है सर, कि हम ध्यान कितना अच्छा लगाते हैं। मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि आप ये दिमाग लगाइए कि जो एसेट्स हैं आपकी, क्या लगता है इस क्वेश्चन को पढ़ के, वो एसेट्स ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है, उसके बाद की एंट्री करनी है, या एसेट्स वगैरह ट्रांसफर करना भी बाकी है? हो चुकी है सर, एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रियलाइज एज बीन। ज्यादा कंफ्यूजन हो, पेपर में क्वेश्चन आता है तो फुटनोट डाल देना, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज प्रिज्यूम दैट ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, भैया पूरे 100 नंबर दे देना, ज्यादा की ख्वाहिश नहीं हमारी।
ठीक है, और साथ में कोई ब्लेसिंग दे सकता है तो वो भी दे दे। ठीक है, इज दैट क्लियर? हाँ जी। प्लान सोल्ड करा 30 का, बिल्डिंग राइज करी 80,000 की। ठीक है सर। क्लियर, बहुत बढ़िया। देखिए जी, अब अगला क्वेश्चन है सर, प्लांट ऑफ बुक वैल्यू 50,000। प्लांट की बुक वैल्यू सर कितने की है? 50,000 की। सोल्ड करा कितने का? 40,000 का। बिल्डिंग बुक वैल्यू है 1,20 की। रिलाइज कितना हुआ सर? 1,00,000 रुपए। तो अब आप मुझे बताइए सर, आप जो एंट्री करोगे यहाँ पे प्लांट की, तो वो आप कितने से करोगे सर? 50 से या 40 से? बुक वैल्यू से मतलब ही नहीं, आप कितने का बेचा उससे मतलब है। ऐसे ही बिल्डिंग बुक वैल्यू 120 के, रिलाइज करा आपने 1,00,000। बोले समझ में आती बात? सो स्टॉक जो 15,000 था, ए उसे लेके जा रहा है 12,000 में, तो कितने से एंट्री करोगे? ठीक। बी, डेटर 40,000 का, एग्रीड वैल्यू 38,000। ठीक। डेटर्स 30,000 पेड आउट, मोहित क्रेडिट 25,000। हुआ सर क्लियर? गुड। अब हमारा एसेट्स का ट्रांसफर और उसका लेशन मैंने करा दिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं लायबिलिटीज की क्लोजिंग, ट्रांसफर और उसका लेशन वगैरह आगे का से हम कंप्लीट करेंगे।